अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने कहा, हमें बेहोश लड़की को भी वापसी पर दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ लाना होगा। सब हो जाएगा, बस तुम तैयार हो जाओ। आज रात हम अटैक करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हमारा मिशन कामयाब हो। आगे अल्लाह मालिक है। दोपहर के वक्त कमांडर रहीम हमारे लिए कुछ रोटियां और भुना हुआ गोश्त लेकर आया। उसने बताया कि कब्रिस्तान वाले तहखाने में चारपाई डालकर लड़की के लिए सोने का सारा इंतज़ाम कर दिया गया है। औरंगज़ेब बोला, अगर उसे नींद आ गई तो? कमांडो रहीम ने कहा, सर नींद तो कहते हैं सूली पर भी आ जाती है। कमांडो औरंगज़ेब ने वैगन के बारे में पूछा। वैगन के इंजन को अच्छी तरह से चेक कर लेना, उसे सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। अगर एन मौका पर वह स्टार्ट ना हुई तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। कमांडो रहीम ने कहा, सर मेरे दोनों कमांडो साथी सुबह से वैगन की सफाई में लगे हुए हैं। आपको ब्रिगेडियर मुखर्जी के बंगले से जो पहाड़ी उतराई डग्गी वाली सड़क पर आती है, उसका रास्ता मालूम है ना? मालूम है, फिक्र नहीं करो। कुछ देर बैठने के बाद कमांडो रहीम ये कहकर चला गया कि वो रात के 10 बजे के बाद ही वैगन समेत डग्गी वाले मोड़ के दरख्तों में पहुंच जाएगा। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और कमांडो बक्स खोल कर असला निकाला और उसकी सफाई वगैरह में मसरूफ़ हो गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। कमांडो औरंगज़ेब ने मुझे कहा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, हमें कम से कम 2-2 घंटे ज़रूर आराम करना चाहिए। औरंगज़ेब के कहने पर मैं एक ताबूत के ऊपर लेट कर सो गया। ठीक 2 घंटे बाद उसने मुझे जगा दिया और ख़ुद वहीं लेट कर सो गया। 2 घंटे बाद मैंने उसे जगा दिया। हम थोड़ी देर के लिए ताबूत वाली कोठड़ी से बाहर निकले। रात का पहला पहर शुरू हो गया था। दरख्तों पर अंधेरा छा रहा था, आसमान पर बादल झुके हुए थे। हम अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे खड़े थे। कमांडो औरंगज़ेब कहने लगा, सर्दी बढ़ गई है। अगर रात को बारिश होने लगे तो हमें टारगेट मारने में आसानी होगी। बारिश और सर्दी में गश्त लगाने वाले इंडियन फौजी गाफिल हो सकते हैं। कुछ देर तक हम खुली फिजा में अखरोट के दरख्त के नीचे बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। कमांडो औरंगज़ेब ने कहा, अगर वहाँ मामला उलट गया और हम में से कोई दुश्मन की फायरिंग से मर गया तो हमें लाश को नहीं उठाना होगा, बल्कि लाश को वहीं छोड़कर अपने मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश करनी होगी। लाश हम में से किसी के लिए भी मुसीबत का बायस बन सकती है। हमें रात के ठीक 11 बजे ताबूतों वाले केबन से अपने मिशन पर रवाना होना होगा। 10 बजे हम केबन में बैठे असला वगैरह को आखिरी बार चेक कर रहे थे। पूरे 10:30 बजे हमने अपने कमांडो ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले हमने अपनी घड़ियां मिली, इसके बाद काले जोगर शूज़ पहने। नीली जीन्स हमने पहले ही पहन रखी थी। जैकटें उतार कर नीचे काली जर्सियां पहनी, ऊपर दोबारा जैकटें पहनकर उनके जिप गर्दन तक लगा लिया। जर्सों के हुड आधे सरों पर इस तरह चढ़ा लिए कि हमारे सिर्फ चेहरे नजर आ रहे थे। कमांडो चाकू अपनी अपनी बेल्ट में लगा लिए। ऑटोमेटिक पिस्तौलों के साइलेंसर खोलकर दोबारा फिट किया। छोटी खुदकार मशीन गन सलंगों के साथ कमर के पीछे कर रही। कमांडो औरंगज़ेब कहने लगा, स्टेन गन का इस्तेमाल हम इंतहाई ज़रूरत के वक्त करेंगे। कमांडो चाकू को तरजीह देंगे। इसके बाद मौका देखकर पिस्तौल इस्तेमाल करेंगे। हमने 2-2 हैंड ग्रेनेड अपनी जैकेटों की जेबों में रख लिया। क्लोरोफॉर्म की छोटी शीशी और रुमाल औरंगज़ेब ने अपने पास ही रखा। दीवार फलंगने वाली नायलॉन की बारीक रस्सी भी उसके पास थी। जब हम पूरी तरह कमांडो बन गए तो औरंगज़ेब ने मोमबत्ती की रोशनी में अपनी कलाई की घड़ी देखकर मुझसे कहा, अपनी घड़ी का वक्त बोलो। मैंने अपनी घड़ी देखकर कहा, 10:20 हुए हैं। उसने कहा, ठीक है। वो दरवाजे के पास गया। उसने चटकनी हटाकर दरवाजे को खोला और बाहर झांक कर देखा। पिस्तौल उसने दोनों हाथों में थाम रखा था और दोनों हाथ ऊपर को उठाए हुए थे। वो गर्दन दरवाजे से बाहर निकाले देख रहा था और कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, ओके, बक्स कोने में छुपा दो और मोमबत्ती बुझा कर आ जाओ। मैंने कमांडो के सामान वाला बक्स कोने में ले जाकर रख दिया। वो बिल्कुल खाली था। मोमबत्ती फूंक मार कर बुझी तो कोठड़ी में अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही दरवाजे के बाहर बरलूद रात की फीकी फीकी धुंधली सी रोशनी में मुझे कमांडो औरंगज़ेब दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। मैंने भी ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने दोनों हाथों में इस तरह मजबूती से पकड़ रखा था जैसे बाहर दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ और हमें उसके दरमियान से छुप कर गुजरना हुआ। कमांडो एक्शन जब शुरू होता है
तो एक तरबियत याफ्ता कमांडो यही समझता है कि उसे दुश्मनों के दरमियान से इस तरह गुजरना है कि किसी को कानू कान खबर न हो। बाहर आते ही औरंगजेब ने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। सरगोशी में बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। हमने पिस्तौल जैकेट की जेब में डाल लिए थे। केबन से निकलते ही औरंगजेब पीछे नशेब की उतरने लगा। मैं उसके पीछे था। नशेब ख़त्म होने के साथ ही हम दूसरी तरफ वाली चढ़ाई चढ़कर दरख्तों में से गुजरने लगे। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। पीछे पहाड़ियों के ऊपर और नशेब में शिमले की इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम दरख्तों में काफ़ी दूर तक इधर उधर दौड़ते चले गए। औरंगजेब शॉर्ट कर रास्ते से ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद की कोठी की तरफ जा रहा था। वो इन सारे रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। 15-20 मिनट तक पहाड़ी पगडंडियों पर चलते रहने के बाद हम एक ऊंची जगह पर आकर रुक गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, वो कोने वाली कोठी ब्रिगेडियर मुखर्जी की है। नीचे ढलान थी। आगे कुछ फासले पर एक कोठी में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। औरंगजेब ने एक रोशनी की तरफ इशारा करके कहा, ये कोठी के गेट की बत्ती है। वहाँ फौजी गार्ड हर वक्त मौजूद होते हैं। तुम्हें कोठी की दीवार नजर आ रही है ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ। कोठी की दीवार कहीं कहीं दरख्तों में छुपी हुई थी। दीवार पर कहीं कहीं खंभों के साथ बिजली के बल्ब जल रहे थे। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, हम इस वक्त कोठी के पिछले हिस्से की तरफ खड़े हैं। वो रोशनदान की रोशनी इरमला मुखर्जी के बाथरूम के बल्ब की है। हम उस तरफ से दीवार फांद कर अंदर जाएंगे। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर 2 दरख्त हैं। उनकी शाखें दीवार के ऊपर झुकी हुई थीं। ब्रिगेडियर ने सिक्योरिटी के पेश नज़र उन्हें कटवा दिया है। हम दरख्तों के करीब से दीवार फांदेंगे। ओके, मैंने कहा ओके। कमान। हम ढलान उतर गया। 30-40 कदमों के फासले पर सामने ब्रिगेडियर की कोठी की दीवार शुरू हो जाती थी। हम एक जगह झाड़ियों के पीछे बैठ गए। औरंगजेब बोला, गार्ड ड्यूटी के फौजियों को ख़त्म करना होगा। उनकी मौजूदगी में हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। मैंने आहिस्ता से कहा, ये फौजी पूरी दीवार के गिर्द चलकर पहरा देते हैं। अगर हमने इन्हें ख़त्म कर दिया तो गेट पर मौजूद गार्ड को शक पड़ सकता है कि दोनों फौजी अभी तक चक्कर पूरा करने के बाद वापस क्यों नहीं आए। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, मैंने कमांडो रहीम से सारी मालूमात हासिल कर ली थी। ये दोनों फौजी डोगरा हैं। वो पूरी दीवार का चक्कर नहीं लगाते। वो सिर्फ दीवार के उस तरफ निसफ दायरे में गश्त लगाते हैं। दीवार के दूसरे निसफ हिस्से को गेट की पोस्ट पर जो फौजी हैं वो चेक करते रहते हैं। इस तरह हम दोनों फौजियों को ख़त्म कर देंगे तो गेट की पोस्ट पर फौजियों को उनके अंजाम की सुबह तक खबर नहीं होगी। औरंगजेब ने आस्था से शी कहकर मुझे आगे न बोलने की हिदायत की और धीमी सरगोशी में बोला, गार्ड जा रहे हैं। हमें दीवार जहाँ खम खाती थी उधर से अंधेरे से 2 इंसानी साए निकल कर दीवार के साथ साथ आते दिखाई दिए। वो बड़ी बेतकल्फी से चले आ रहे थे। उनमें से एक सिपाही सिगरेट पी रहा था। अंधेरे में उसने कश लगाया तो उसके सिगरेट का गुल नुक्ते की तरह रोशन हो गया। हम घात में बैठे बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे। हमने जर्सी के सियाह नकाब अपने चेहरों पर खींच लिए थे। अब सिर्फ हमारी आंखें और नाक ही करीब से देखे जा सकते थे। दोनों फौजी दीवार के करीब से ऐसा ऐसा गुजर गया। वो बातें भी कर रहे थे। उनकी बातों की हल्की हल्की आवाज़ हमें आई थी। ज़रा आगे दीवार पर एक बल्ब रोशन था। वो उसकी रोशनी में से गुजरे तो हमें उनके कंधों से लटकी हुई स्टीन गनें नजर आईं। जब वो दीवार के खम के साथ आगे निकल गया जहाँ वो अंधेरे में गुम हो गया तो कमांडो औरंगजेब ने ऐसा से कहा, उन दोनों को ख़त्म करना ज़रूरी है। इस वक्त तो ये हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन वापसी पर जब हम बेहोश लड़की को उठाकर दीवार की दूसरी तरफ होंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा कि दीवार के नीचे से गुजर रहे हैं या नहीं। तब ये दोनों हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। मेरे साथ हो। हम झाड़ियों और ऊंची घास वाली ढलान तेजी से उतरकर कोठी की दीवार से चंद कदमों के फासले पर एक दरख्त के पीछे घात लगाकर बैठ गए। हमने अपने अपने कमांडो चाकू निकाल कर अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखे थे। कमांडो औरंगजेब ने मेरे कान में सरगोशी किया, तुम सामने दीवार के नीचे वाली झाड़ी में जाकर छुप जाओ। तुम अपनी तरफ वाले डोगरे को ख़त्म करोगे, मैं इस तरफ वाले को ख़त्म करूँगा। खबरदार, वार गर्दन पर करना होगा। पहला वार ही कारी होना चाहिए। उसकी हल्की सी आवाज़ भी ना निकले। मैंने औरंगजेब को कोई जवाब न दिया और अंधेरे में झुककर दौड़ता हुआ सामने दीवार के करीब वाली झाड़ियों में घुसकर पंजों के बल बैठ गया। रात खामोश थी।
किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था कि हमें एक वक्त पर बिजली की तरह दोनों फौजियों पर अटैक करना होगा। ये बड़ी महारत का काम था, बड़ी तजर्बाकारी का काम था, और मुझे ख़ास तौर पर इस वक्त के लिए कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। और इस वक्त मुझे अपने आप पर भूखे शेर का गुमान हो रहा था, जिसने अपने शिकार पर मुकम्मल राजदारी और खामोशी के साथ बेआवाज़ जुस्स लगाकर उसकी गर्दन को इस तरह दबोच लेना था कि आवाज़ तक पैदा न हो। मुझे यकीन था कि कमांडो औरंगज़ेब पर भी ऐसी ही कैफियत तारी थी, और वो भी इस तरह महसूस कर रहा था। मैंने देख लिया था कि वो एक बड़ा अच्छा तरबियत याफ्ता पूरे डिसिप्लिन वाला कश्मीरी कमांडो था। सबसे पहले मुझे उस तरफ से बातें करने और किसी के हिस्सा से हंसने की आवाज़ आई जिस तरफ दोनों डोगरे फौजी गए थे। वो आगे जाकर दीवार की गश्त का निसफ दायरा मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहे थे। उधर दीवार पर कुछ दूर बल्ब रोशन था। दोनों फौजी रोशनी में नजर आ गए। वो एक दूसरे से बातें करते आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बेफिक्री से चले आ रहे थे। उनके दरमियान बमुश्किल आधे गज का फासला था। दीवार वाली रोशनी से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब अंधेरे में आते जा रहे थे। मैंने अपनी तरफ वाले फौजी को अपनी रेंज में ले लिया था, और मुझे मालूम था कि किस वक्त और किस जाविये पर मुझे उस पर अटैक करना है। इसी तरह यकीनन कमांडो औरंगज़ेब ने भी अपने वाले फौजी को शस्त में ले लिया था। यह बड़ी नाजुक घड़ी थी। यह वक्त एक तजर्बाकार कमांडो की सारी तरबियत है और सारे तजर्बे के इम्तिहान का वक्त होता है। ज़रा सी कमज़ोरी, ज़रा सी भूल चूक उसे न सिर्फ अपने अहम मिशन की नाकामी बल्कि उसे मौत से हमकिनार करा सकती है। इस लम्हे मेरी हालत यह थी कि मुझे सिवाय अपनी तरफ वाले डोगरा फौजी की गर्दन के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये गर्दन मुझे अंधेरे में भी नज़र आ रही थी। गर्दन अंधेरे में मेरे करीब आती जा रही थी। जब वो उस झाड़ी के करीब आई जहाँ मैं पंजों के बल बिल्कुल तैयार बैठा था, मुझे मालूम था कि जिस वक्त मैं हमलावर होऊंगा उस वक्त कमांडो औरंगज़ेब का बड़ा चाकू दूसरे फौजी की गर्दन में उतर चुका होगा। दोनों फौजी एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें करते। जब मेरी झाड़ी के करीब से गुजरते हुए एक कदम आगे निकले तो मैंने चीते की तरह अपने वाले फौजी पर छलांग लगा दिया। छलांग लगाना और कमांडो चाकू का पूरा फल डोगरे फौजी की गर्दन में उतरना, ये दो अमल दो फेल नहीं थे, ये एक ही अमल और एक ही फेल था। जब मैंने नीचे गिरे हुए फौजी की गर्दन से चाकू खींचकर बाहर निकाला तो देखा कि कमांडो औरंगज़ेब दूसरे फौजी के ऊपर बैठा उसकी जैकेट से अपने चाकू पर लगे हुए खून को साफ कर रहा था। उसने अंधेरे में मुझे इशारा किया। हम दोनों ने फौजियों की लाशों को टांगों से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए ऊपर झाड़ियों के पीछे डाल दिया। कमांडो औरंगज़ेब ने जेब से नैलून की रस्सी निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। वो मुझे इशारा देकर दौड़कर दीवार के पास आ गया। उसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया। सारा प्रोग्राम, सारा अमल, सारा एक्शन पहले से तयशुदा था। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। औरंगज़ेब मेरे कंधे पर चढ़ गया। मैं आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। कमांडो औरंगज़ेब दीवार के ऊपर चढ़ गया था। उसने नैलून की रस्सी दीवार पर इस तरह डाल दिया कि वो आधी मेरी जानिब और आधी दीवार की दूसरी जानिब लटकने लगी। मैंने अपनी तरफ वाली रस्सी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। कमांडो औरंगज़ेब रस्सी को पकड़कर दीवार की दूसरी तरफ उतर गया। दूसरी तरफ जाते ही उसने रस्सी को हल्का सा झटका दिया। उसने दूसरी तरफ से रस्सी को पकड़ रखा था। मैं रस्सी की मदद से दीवार के ऊपर आया और दूसरी तरफ कूद गया। रस्सी को हमने उसी तरह दीवार पर ही रहने दिया। हम अंधेरे में दीवार के बिल्कुल साथ लग गए। कमांडो चाकू हमारे हाथों में ही थे। उस वक्त हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। सारी बातें इशारों में ही हो रही थीं। औरंगज़ेब ने सामने कुछ फासले पर कोठी के एक कमरे के रोशनदान की रोशनी की तरफ इशारा किया। ये ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बेटी इरमला मुखर्जी के बेडरूम को सुलखाने की रोशनी थी। हम झुककर जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़कर उस रोशनी के नीचे आते ही बैठ गया। औरंगज़ेब ने उंगली से ऊपर की जानिब इशारा किया। वो इरमला के बाथरूम की खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके बारे में कमांडो रहीम ने हमें यकीन दिलाया था कि उनकी खास नौकरानी रात को ज़्यादा दफ़ा उस खिड़की की चटखनी अंदर से खोल जाएगी। यह बड़ी नाजुक और सस्पेंस की घड़ी थी। खुदा न खास्ता अगर नौकरानी चटखनी खोलना भूल गई हो तो फिर हमें सारी हिकमत अमली को बदल कर किसी दूसरे फौरी मंसूबे पर अमल करना था, जो इस किस्म के हालात में साजगार भी हो सकता था और इंतहाई ख़तरनाक नतीज का हामिल भी हो सकता था। मैंने हल्का सा दबाव खिड़की के एक पट पर डाला। खिड़की का पट हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया।
इस आवाज़ पर औरंगज़ेब ने मेरी तरफ है और मैंने उसकी तरफ देखा। हम 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर औरंगज़ेब ने इशारा किया और वह खिड़की में से बाथरूम में घुस गया। इसके साथ ही मैं भी खिड़की के रास्ते बाथरूम में घुस गया। ये बड़ा मॉडर्न किस्म का गुसल खाना था। हैंगरों पर रंगीन तौलिए लटके हुए थे। एक शीशे की अलमारी में जनाना लिबास और साड़ियाँ लटकी हुई थीं। सिंक के ऊपर बेजवी आईने लगा था। मैंने ये सब कुछ सरसरी नज़र से देख लिया था। इस दौरान कमांडो औरंगज़ेब बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर उसकी गोल हत्थी को बड़े आराम से घुमा रहा था। दरवाज़ा बेआवाज़ था। दरवाजे का एक ही पट था। औरंगज़ेब ने गुसल खाने की तरफ इशारा किया। मैंने जल्दी से उसका स्विच ऑफ कर दिया। बाथरूम में अंधेरा छा गया। इसके साथ ही कमांडो औरंगज़ेब ने आहिस्ता से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो बेडरूम की रोशनी की लकीर अंदर आने लगी। थोड़े से खुले हुए दरवाजे में से औरंगज़ेब ने दूसरी तरफ एक निगाह डाली। फिर पीछे हटकर मुझे इशारा किया। मैंने आगे होकर दरवाजे की लंबी दर्ज में से झांक कर देखा। एक बड़े कीमती साजो सामान से सजा हुआ बेडरूम था। पलंग पर एक लड़की अपने सियाह बालों को रश्मि तकियों पर पीछे की तरफ डाले गहरी नींद सो रही थी। करीब ही तपई पर टेबल लैंप रोशन था। 2-4 किताबें और प्लेट में एक शीशे का खाली गिलास पड़ा था। हमने बेडरूम में जाकर जो कुछ करना था वो सब कुछ पहले से आपस में तय कर रखा था। कमांडो औरंगज़ेब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे ज़रा सा पीछे किया। मैंने देखा कि उसके सीधे हाथ में क्लोरोफॉर्म की शीशी और रुमाल था। उसने शीशी में से क्लोरोफॉर्म के 10-12 कतरे रुमाल में डालकर उसे भगोकर अपने हाथ की मुट्ठी में थाम कर शीशी जेब में रखी और मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, एक क्षण सिर्फ 10 सेकंड का है। मैंने इस बात में सर हिलाया और दरवाजे से पीछे हट गया। सबसे पहले कमांडो औरंगज़ेब बेडरूम में दाखिल हुआ। उसके साथ मैं अंदर चला गया। दरवाज़ा बेआवाज़ था। मैं प्रोग्राम के मुताबिक दरवाजे को आधे से ज़्यादा खोल गया था। हम दोनों दबे पांव इस तरह ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद की बेटी निर्मला मुखर्जी के पलंग की तरफ बढ़ रहे थे जैसे नियाग्रा आबशार के ऊपर लोहे का तार बना हुआ हो और हम उसके ऊपर चल रहे हों। निर्मला का जिस्म गर्दन तक जर्द और सब्ज धारियों वाले रेशमी कंबल में छुपा हुआ था। कमरे की फिजा गर्म थी। लगता था कि बेडरूम में काफ़ी देर तक बिजली का हीटर चलता रहा है। सोने से पहले ऑफ कर दिया गया है। हम ऊपर से होकर निर्मला के पलंग के सराहने की जानिब आ गया। सांवले रंग की बंगाली लड़की निर्मला बेफिक्र होकर सो रही थी। कमांडो औरंगज़ेब ने अपना क्लोरोफॉर्म वाला हाथ जरा सा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आनन फानन लड़की को गर्दन पर से इस तरह दबोच लिया कि मेरा एक हाथ उसकी गर्दन और दूसरा हाथ उसके मुंह पर था। निर्मला हड़बड़ा कर जाग पड़ी थी। उसने एक चीख ज़रूर मारी थी जो उसके हलक के अंदर ही रही थी, बाहर नहीं निकल सकी थी। मैंने उसकी चीख की लर्जिश और सनसनाहट अपने हाथों में महसूस की थी। इसके साथ ही कमांडो औरंगज़ेब ने क्लोरोफॉर्म के रुमाल वाला हाथ निर्मला के नाक पर रख कर दबाया। मैंने निर्मला के मुंह पर रखे हुए हाथ का दबाव थोड़ा सा कम कर दिया। निर्मला ने तड़प कर 2-3 गहरे सांस लिए। वो फटी फटी आंखों से हमें देख रही थी और इसके बाद उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जेब में से स्कॉच टेप निकाल कर निर्मला के मुंह पर चिपका कर दिया। ये स्कॉच टेप काफ़ी चौड़ी और मजबूत थी और निर्मला होश में आने के बाद मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल सकती थी। हमने उसके दोनों हाथ पीछे करके उसकी कलाइयाँ रेशमी रुमाल से अच्छी तरह बांध दी। इसके साथ ही कमांडो औरंगज़ेब ने बेहोश लड़की को अपने कंधे पर डाला और हम तेज़ तेज़ कदम उठाते बाथरूम में आ गया। मैं बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद गया। कमांडो औरंगज़ेब ने बेहोश निर्मला को खिड़की से बाहर मेरे हवाले किया और खुद भी खिड़की में से बाहर आ गया। निर्मला बड़ी नाजुक अंदाम दुबली पतली सी बंगाली लड़की थी। उसका कोई खास वजन नहीं था। मैंने उसे अपने कंधे पर डाल रखा था। कमांडो औरंगज़ेब झुककर कोठी की दीवार की तरफ दौड़ कर गया। मैं उसके पीछे पीछे जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ दीवार के नीचे आ गया। कमांडो औरंगज़ेब ने मुझे खास इशारा किया। मैंने बेहोश लड़की को वहीं दीवार के साथ घास पर डाल दिया। दीवार पर लगी हुई रस्सी का एक सिरा औरंगज़ेब के हाथ में था। वो दीवार के साथ बैठ गया। मैं उसके कंधों पर पाँव रख कर खड़ा हो गया। औरंगज़ेब उठ खड़ा हुआ। मैं दीवार के ऊपर पहुंचते ही लेट गया और अंधेरे में चेहरा उठाकर दूसरी तरफ का जायजा लिया। वहाँ कोई नहीं था। जिन फौजियों को वहाँ से गुजरना था और जिनके गुजरने का अंदेशा था उनकी लाशें दूर झाड़ियों के पास पड़ी थीं। मैं दीवार की दूसरी जानब उतर गया। इस दौरान औरंगज़ेब ने रस्सी को पकड़े रखा।
अब मैंने रस्सी को मजबूती से अपनी कमर के गिर्द लपेट कर इस तरह पकड़ लिया जिस तरह रस्साकशी के मुकाबले में सबसे आखिरी वाले खिलाड़ी ने रस्सी को अपने जिस्म के गिर्द लपेटा होता है। दूसरी तरफ से रस्सी का तनाव काफ़ी हो गया। कमांडर औरंगजेब ने बेहोश लड़की को कंधे पर डाला, रस्सी की गांठों को पकड़कर दीवार के साथ पांव टिका टिका कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। इसका अंदाज़ा मैंने रस्सी के तनाव से लगा लिया था।